जय हिंद एवरीवन। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। इसके पहले हम लोग पूरे मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ तक कि मगध साम्राज्य का सातवाहन वंश तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी अर्थव्यवस्था वगैरह सब चीज़ देख चुके हैं आपका 16वां नंबर लेक्चर में। ये आपका लेक्चर नंबर 70वां होने वाला है। 70वां नहीं 17 होने वाला है, 17, जिसमें हम लोग गुप्त काल को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वंश को क्या कहा जाता है? नव भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण काल कहा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं ये जो गुप्त वंश थे, तो गुप्त वंश जो थे ये वैश्य थे, यानी विष्णु उपासक थे। कौन थे? तो वैश्य थे या फिर विष्णु उपासक थे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन हम देखे हैं प्रीवियस ईयर में कि गुप्त वंश से संबंधित थे तो विष्णु उपासक या फिर वैश्य। चलो ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे ये जो थे गुप्त वाले। आपके कुषाण जो कुषाण वंश पढ़ा चुके हैं, तो कुषाण वंश के जो छुटकारा जो छोटे छोटे राज हुए, राज के जो सम्राट हुए या फिर उनके जो संरक्षक हुए, उन लोग को कहा जाता है सामंत। तो वही उन लोग के सामंत थे। वही क्या थे? तो गुप्त वाला आपका कुषाणों का सामंत था, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने बिहार के स्थान पर इन्होंने अब बिहार पर ना राजधानी बनाकर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता देते हैं और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को अपना राजधानी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि गुप्त साम्राज्य या फिर गुप्त काल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो गुप्त काल की राजधानी आपका कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी कहाँ पे है भाई? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। चलो इस वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके हो जाएंगे श्रीगुप्त। यहाँ तक हम लोग 2-3 चीज पता कर लिए कि इन लोग जो है गुप्त वाले उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता देते हैं, बिहार को छोड़ देते हैं। इनके जो संस्थापक हुए श्रीगुप्त हुए, उसके बाद इन्होंने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। उसके बाद देखें जो गुप्त वंश थे इन लोग विष्णु उपासक थे। उसके बाद इन लोग जो थे ये कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। चलो आगे देखते हैं इस वंश का अगला शासक। देखो श्रीगुप्त जो संस्थापक हैं इन्होंने ज़्यादा विस्तार, ज़्यादा क्षेत्र कब्जाया नहीं, अच्छा से शासन नहीं किए, जिनके कारण इनके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है जिनका नाम होता है श्रीगुप्त। इन्हीं के वंशज थे तो श्रीगुप्त। तो अगला शासक कौन बन जाता है आपका? श्रीगुप्त। फिर इस वंश का अगला शासक बनता है घटोत्कच। इस वंश का फिर अगला शासक कौन बनता है? घटोत्कच। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच को जो है ये वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह करके शासन करना चाहिए साम्राज्य को चलाने के लिए उस टाइप का शासन नहीं किया, जिसके कारण इन लोग को वास्तविक शासक ना करके इन लोग को एक सामंत के रूप में ही देखा गया है। यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच को किस रूप में देखा गया है? तो एक सामंत के रूप में देखा गया है। चलो इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो फिर अब बात आता है कि सर वास्तविक संस्थापक किसको मानेंगे? तो वास्तविक शासक माना जाता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम से। पर चंद्रगुप्त प्रथम से, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये आपका गुप्त काल में एक व्यक्ति का नाम होगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त। तो वही चंद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, इस तरह बहुत सारा वंश चलता था ना। तो चंद्रगुप्त आपका हो जाएगा प्रथम। इनको कहा जाता है आपका वास्तविक संस्थापक। यहाँ तक समझ में आया? इन्होंने लिच्छवी की एगो लड़की थी, लिच्छवी की राजकुमारी, जिनसे इन्होंने विवाह कर लिया और इस उपलक्ष्य में इन्होंने राजा रानी नामक एक सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन आएगा कि राजा रानी सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो राजा रानी नामक सिक्का जो चलाया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इन्होंने किस उपलक्ष्य में चलाया? तो अपने जब विवाह हुआ था ना, तो विवाह में सबको तोहफा दिया और उस टाइम पे चलाया इन्होंने राजा रानी का सिक्का। अच्छा शादी किससे हुआ था? तो इनका शादी हुआ था एक राजकुमारी थी, कहाँ की? लिच्छवी की। लिच्छवी कहाँ पड़ता है भाई? तो आपका बिहार में पड़ता है। बिहार की एगो लड़की थी जिनका नाम होता राजकुमारी देवी, और इनसे ही इन्होंने विवाह किया, जिसके उपलक्ष्य में चलाया गया राजा रानी का सिक्का। चलो महाधिराज का उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इन्होंने साम्राज्य को अच्छे ढंग से चलाया, जिसके कारण जिसके बाद में इन्होंने महाधिराज का, यानी जो राजा का सबसे अच्छा अधिकारी होता था उसका उपाधि धारण करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि महाधिराज का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चलो इस
समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र, यानी जब गुप्त वंश चल रहा था तो जो शिक्षा दिया जाता था वो उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो प्रमुख केंद्र था आपका उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है भाई? तो उज्जैन आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ तक समझ में आया? चलो, इस वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया गया था, यानी महिलाओं के साथ जो पहले से भेदभाव चल रहा था, मतलब वैदिक काल में भी देखें कि महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया गया, बौद्ध धर्म में देखें, जैन धर्म में देखें, महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया गया। जब गुप्त काल आया तो इस टाइम से, यानी गुप्त काल से महिलाओं के प्रति भी आदर, सम्मान और सद्भाव के रूप में देखा गया और इन लोगों को भी समाज में स्थान देना प्रारंभ हो गया। चलो, इस वंश के समय महिला को समाज में इस वंश के समय महिलाओं को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया। इस वंश का दरबारी भाषा क्या था भाई? तो इस वंश का जो दरबारी भाषा था, यानी दरबारी भाषा मतलब उस दरबार का, उस साम्राज्य का भाषा था। अभी हम लोग का राजकीय भाषा क्या है? मातृ भाषा हो गया हम लोग का, जैसे कोट्टा, फिर और किसी का दूसरा होगा, आप लोग का दूसरा हो सकता है। इसी तरह इन लोग का भाषा जो था ये संस्कृत था। तो क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल में दरबारी भाषा था कौन सा? आपका संस्कृत। चलो, इस वंश में बाल विवाह का प्रथा जो था प्रचलित था और प्रारंभ हुआ था, यानी बाल विवाह छोटे में ही जब शादी कर दिया जाता तो उसको कहा गया बाल विवाह। तो इस समय यानी गुप्त काल से ही स्टार्ट हुआ था। चलो, प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्र अभिलेख से श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। श्रीगुप्त के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है भाई? तो एक भागवती गुप्त का एक क्या बोलते हैं, ताम्र पत्र अभिलेख है पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। तो इसी से हम लोग को श्रीगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। चलो, पारा का आविष्कार जो है इसी वंश के समय हुआ। पारा जिसको हम लोग लेड बोलते हैं ना, शीशा, इसका आविष्कार किसके समय हुआ है? तो गुप्त वंश के समय में ही हुआ है। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। जो गुप्त वंश था इस समय आपका गरुड़ मुद्रा भी सबसे अधिक प्रचलित में था, यानी एक तो हो गया राजा रानी नामक सिक्का चलाया गया, और कौन सी मुद्रा चल रहा था? तो गरुड़ मुद्राएं। चलो, इस काल में गुजरात हो गया, बंगाल हो गया और तमिलनाडु में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी देख रहा है गुजरात का सूरत अभी भी वस्त्र उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है, और पहले भी था बंगाल में और तमिलनाडु में। चलो, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से गुप्त काल में वस्त्र के लिए फेमस था। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे देगा गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, और उसके बाद जो कूट बनाएगा, कूट आएगा 1 2, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस तरह करके कूट बना देगा। तो याद रखना है गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु तीनों आपका किसके लिए फेमस था गुप्त काल में? तो वस्त्र के लिए फेमस था। इस वंश में सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था। सोने के जो मुद्रा हुआ करती थी उसको दिनार कहा जाता था, और चांदी की मुद्रा को रुपये या फिर रुपयक कहा जाता था। रुपयक या फिर रुपये कहा जाता था। चांदी के मुद्रा को रुपयक कहा जाता था और सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था भाई? तो सोने के मुद्रा को कहा जाता था आपका दिनार। सोने के मुद्रा को दिनार, चांदी की मुद्रा को रुपयक। आया समझ? चलो आगे देखते हैं। इस काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ था। जो अभी शतरंजबाजी में डिगोस नामक एक व्यक्ति है ना जो पूरा फेमस हुआ था, तो शतरंज जो शुरू हुआ था, तो शतरंज किस काल की देन है? तो गुप्त काल का ही देन है। और शतरंज को कहा जाता है चतुरंग। क्या कहा जाता है भाई शतरंज को? तो चतुरंग कहा जाता है। हुनों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त, मतलब हुनों जब गुप्त वंश चल रहा था उसके समय जब आया स्कंदगुप्त का बारी, अभी स्कंदगुप्त पढ़ाएंगे आगे है, इसके बाद ही आएगा आपका स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय हुनों ने आक्रमण कर दिया गुप्त वंश पर। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। उस समय का शासक जो था हमारा भानुगुप्त था। कौन था भाई? जब हम लोग का एरन अभिलेख में मिलता है किसका? सती प्रथा का वर्णन। यानी सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी महिला का पुरुष मर जाता था, यानी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था, तो उसके पत्नी को भी किया जाता था, जिंदे जला दिया जाता था और दफना दिया जाता था। इसको कहा गया सती प्रथा। तो किस वंश से हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर किस वंश से संबंधित है? तो आपका गुप्त वंश से संबंधित है। लगभग ये टाइम पीरियड है 510 ईसा पूर्व। अच्छा, किस अभिलेख से मिलता है इसका वर्णन भाई? तो एरन अभिलेख से।
अच्छा, एरन अभिलेख जब लिखा गया तो उस समय राजा कौन था? तो शासक था आपका भानुगुप्त, यानी राजा था आपका भानुगुप्त। चलो आगे देखते हैं। इस वंश में कुमार गुप्त अश्वमेध यज्ञ किया था। जब गुप्त वंश था तो इसमें कुमार और गुप्त का जब टाइम पीरियड आया तो कुमार गुप्त ने क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ को कराया था। चलो, गुप्त गुप्त सावंत गुप्त संवंत का प्रारंभ 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चलो आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अभी हम लोग देखें कि समुद्रगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। अभी इसमें और पढ़ना है कि समुद्र के गुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था 3 समुद्र का पानी पीता था। यानी दक्षिण तरफ हमारा क्या है? हिंद महासागर, पूरब तरफ क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम तरफ क्या है? अरब सागर। यानी कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था इसका घोड़ा था, तीनों समुद्र का पानी पीता था, हिंद महासागर का भी और बे ऑफ बंगाल का भी और इधर अरब सागर का भी। चलो आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था भाई? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र आपका हो गया समुद्रगुप्त। इस वंश में हम लोग गुप्त वंश में क्या क्या देखें? गुप्त वंश की अगर बात करें तो श्रीगुप्त देखें, उसके बाद देखा घटोत्कच, श्रीगुप्त देखें ना, श्री लिख देते हैं बस, श्रीगुप्त देखें। उसके बाद अगला शासक बना आपका घटोत्कच। कौन बना भाई? घटोत्कच, भीम का पुत्र बोल सकते हैं, नहीं पुत्र नहीं था, इन नाम याद रखने के लिए बस बता रहे हैं। घटोत्कच हो गया, घटोत्कच हो गया। उसके बाद अगला शासक देखें, इन लोगों ने सामंत के रूप में काम किया, वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। उसके बाद अगला शासक बनता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर ये अच्छा शासक माना गया, इसके लिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसके बाद अगला शासक जो बनता है इसका बेटवा आया, क्या नाम है? समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। तो अभी हम लोग समुद्र के गुप्त के बारे में ही चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में गिना जाता है। यानी प्राचीन इतिहास में जितने भी महान सम्राट के बारे में पढ़े, अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, उसके बाद आपका बृहद्रथ हो गया, तो जितने भी शासक अभी तक पढ़े उसमें से एक इसको भी माना जाता है महानतम में। चलो, यह कुमार देवी का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की गणराज कुमार देवी से शादी किया, उसके उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त हुआ। तो समुद्रगुप्त किसका पुत्र हुआ? तो कुमार देवी का हुआ। यह जो है खुद को लिच्छवी दोहित्र कहता था। समुद्रगुप्त जो है इसकी माता एक्चुअली में थी लिच्छवी की थी, तो लिच्छवी की होने के कारण ये खुद को क्या कहता था? तो लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र का मतलब होता है नाती, दोहित्र का मतलब क्या होता है? नाती। यानी लिच्छवी, पूरे लिच्छवी साम्राज्य का नाती कहता था खुद को समुद्रगुप्त। चलो, इसके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था कांच। याद रखना है, क्वेश्चन आ गया था एक बार कि समुद्रगुप्त का बचपन का नाम निम्नलिखित में से है, कौन सा है? कांच। चलो, समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। ये भी जो है अशोक के तरह ही क्या करता था? तो आक्रामक इसकी नीतियां थी और विस्तारवादी थी, यानी सब क्षेत्र को जीत लेना है, अपने साम्राज्य में मिला लेना है, इस तरह इन लोग इसका भी लक्षण था। इसके कारण अशोक के विपरीत इसको भी कहा जाता है, अतः यह अशोक के विपरीत था। चलो, इसने आर्यावर्त को उत्तर भारत कहा जाता है, यानी उत्तर भारत और राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये इन्होंने क्या किया समुद्रगुप्त ने? तो उत्तर भारत के जितने भी साम्राज्य थे सबको जीतकर अपने साम्राज्य में, यानी अपने साम्राज्य में मिला लिए, गुप्त वंश में मिला लिए। जबकि दक्षिणावर्त यानी दक्षिणावर्त को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित करके उससे टैक्स यानी कर वसूलता रहा। पहले तो उत्तर भारत को भी जीत लिया, ये आपका हो गया भारत, ये आपका क्या हो गया? भारत। ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिण भारत के 12 राज साम्राज्य को हराकर, यानी 12 साम्राज्य को जीतकर वहां से टैक्स कलेक्ट करने लगा। इन्हीं विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाने लगी। अब इनको कहा जाने लगा कि भारत का नेपोलियन हो गया है। चलो, इसलिए B.N. स्मिथ किसके द्वारा कहा गया है? B.N. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्रगुप्त के बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ
इंडिया नामक पुस्तक में। इसकी तुलना किससे की गई है? तो नेपोलियन से की गई है। अच्छा, भारत का नेपोलियन कौन है? तो आपका समुद्रगुप्त है। देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की गई है, यह कथन किसका है? तो बीएन स्मिथ का है। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीएन स्मिथ ने किसकी तुलना समुद्रगुप्त से की है? चाहे नेपोलियन की तुलना किससे की है? तो नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की है, मतलब नेपोलियन की तुलना किससे की है? समुद्रगुप्त से की है। चलो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, किसने की है? नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त के रूप में किसने की है? तो बीए स्मिथ जी ने की है। चलो, यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी क्वेश्चन आए आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। नतमस्तक का मतलब होता है घुटने टेक देना, इस तरह करके घुटने टेक देना, यानी दक्षिण भारत पूरा जो है समुद्रगुप्त के ही कब्जे में था। किसमें लिखा गया है भाई? तो ये लिखा गया आपका पुराणों में। कहाँ पे लिखा गया है? पुराणों में। चलो, यह अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया। यह विक्रामक का उपाधि धारण किया और इसे कविराज भी कहा जाता है। इन्होंने और सा कौन सा उपाधि धारण किया? तो विक्रामक का उपाधि धारण करते हैं और कविराज इनको कहा गया है। चलो, इसके समय जो है बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि समुद्रगुप्त के शासन के दौरान किस बौद्ध भिक्षुक को संरक्षण दिया गया था? तो किस बौद्ध भिक्षुक का? तो बौद्ध भिक्षुक का नाम था वसुबंधु। चलो, अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समुद्रगुप्त के समय वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। ये किस धर्म का भिक्षुक था या फिर किस धर्म को मानता था? तो आपका बौद्ध धर्म से बिलोंग करता था या फिर बौद्ध धर्म को मानता था। इसको आर्यावर्त यानी उत्तर भारत में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। इन्होंने क्या किया था? आपका दिग्विजय यानी आर्यावर्त यानी उत्तर भारत में दिग्विजय का कार्य किया और दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, श्रीलंका के शासक कौन थे उस समय? जब समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था तो श्रीलंका के शासक हुआ करते थे मेघवर्मन। तो मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनाने के लिए अपना एक दूत जो है समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और अनुमति मांगी थी कि क्या मैं बोध गया में एक मंदिर बनवा सकता हूँ। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी। चलो, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो आपका इलाहाबाद में है वहां से मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है कहाँ पे? तो आपका इलाहाबाद में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किसकी जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी देता है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का भी वर्णन मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्रहक यानी युद्ध एवं शांति का दूत हरि सिंह का है। अच्छा, क्या बोलते हैं हरि सिंह को? क्या कहा जाता था? तो हरि सिंह को कहा जाता था युद्ध एवं शांति का दूत। और इन्हीं का है आपका कौन सा अभिलेख? तो इन्हीं का आपका है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? तो हरि सिंह का है। हरि सिंह का है, हरि सिंह नहीं। हरि सिंह तो हो गए क्या बोलते हैं इसको, जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे ना जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे। चलो, समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित पुस्तक की रचना की जिस कारण इन्हें कविराज कहा जाता है। इनको जो है समुद्रगुप्त को बहुत सारा किताब लिखने का, बुक लिखने का और कविताएं लिखने का शौक था, जिनको कारण इन्होंने एक रचना किया जिनका नाम है कृष्णचरित। और इन्हीं रचना के कारण इनको किसकी उपाधि दी गई? तो कविराज की उपाधि दी गई। चलो, इसे सिक्कों पर बिना बजाते हुए सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया। समुद्रगुप्त को जो है सिक्का में बिना बजाते हुए दिखाया गया और सैनिक वेशभूषा में। ये मतलब अभियानों की
और संकेत देता है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का जो था वो मयूर शैली का थे। क्वेश्चन आएगा कि समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का का नाम बताएं, तो आपका क्या हो जाएगा, मयूर शैली। चलो, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त बना शासक। समुद्रगुप्त के बाद कौन बना भाई, तो समुद्रगुप्त के बाद बना आपका रामगुप्त। पहला गुप्त वंश का पहला संस्थापक, तो संस्थापक हो गया श्रीगुप्त। इन्होंने क्या काम किया, नहीं। तो इसके बाद कौन बना, घटोत्कच। क्या इसने अच्छा काम किया, नहीं। तो इसके बाद कौन बना आपका चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद इन्होंने अच्छा काम किया, बिल्कुल, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर अगला शासक बना आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी बहुत अच्छा काम किया। इनको दक्षिण भारत विजय अभियान का कार्य दिया गया, दक्षिण भारत विजय अभियान किया। इनके घोड़े के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत की जितने भी नदी थे सबका पानी पी लेता था। उसके बाद इनको कविराज की संज्ञा दी गई। उसके बाद अगला शासक जो बनता है आपका रामगुप्त, यानी गुप्त वंश का अगला शासक कौन बन गया है, रामगुप्त। यह एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त कैसा था, अयोग्य था। अब अयोग्य था तो पक्का तुम पिटाएगा या फिर मराएगा या फिर खुद मरेगा, ये फिक्स है। तुम अयोग्य है बाबू, यानी तुम शासन करने के लायक नहीं हो। अब जब शासन कर ले, जैसे कि अभी राहुल गांधी, सॉरी माफ कीजिएगा राहुल गांधी, चलिए अयोग्य शासक है। अब ये पक्का इसको कोई मारेगा, देखना। इसकी पत्नी का नाम था देवी। क्या नाम था, कुमार देवी नहीं, कुमार देवी उनकी है चंद्रगुप्त प्रथम की, इनकी मैया, समुद्रगुप्त की मैया। चलो, तो इनकी पत्नी यानी रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी। क्या नाम था, देवी। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। ये है कौन गई, कहाँ गई, देवी। इनको अगर बोले तो इनको बोले तो उस समय की थी मुस्कान। उस समय की कौन थी, तो मुस्कान रोस्तोई थी, मुस्कान रोस्तोई थी। या फिर बोल सकते हैं कि देवी से ही प्रेरित थी हमारी मुस्कान रोस्तोई। हो सकता है कि इनको गहराई से पढ़ लिया होगा। चलो हम लोग आते हैं टॉपिक में। तो इन्होंने किसका हत्या करवा दिया, अपने खुद के पति रामगुप्त को। उसके बाद इसका छोटा भाई बनेगा, अब साम्राज्य को संभालेगा। तो इसके बाद जो अगला शासक बनता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। कौन बनता है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। तो इसकी जानकारी जो है, अच्छा ये जो मरवाई अपने खुद के पति को अपने देवर के साथ मिलके मरवाई, इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है विशाख दत्त ने लिख दिया है एक पुस्तक जिनका नाम रख दिया है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार षड्यंत्र की और खुद के पति रामगुप्त की हत्या उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से करवा दी। चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो तो अच्छा, देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है भाई, तो विशाख दत्त की पुस्तक है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला शासक कौन बनेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने खुद के भाई को मरवा दिया। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अच्छा शासन करते थे। चलो ठीक है, अच्छा शासन करते हैं, इसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बारे में कहा जाता है न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। देख रहे हैं भाई के साथ कितना अच्छा न्याय किए हैं। चलो, इसने शकों का अंत कर दिया। अच्छा, जो शक कूद रहे थे, भारत में तो शक का भी कबीला था ना, तो शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब शक पढ़ा रहे थे तभी बोले थे कि जब तक चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो शकों का सर्वनाश कर दिया था। इसे शक विजेता भी कहा जाता है। शकों को मार दिए, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, तो शक विजेता कहा जाता है। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही किस नाम का प्रयोग हुआ है भाई, तो देवगुप्त। किस नाम का प्रयोग हुआ है, देवगुप्त। परम भगवत का उपाधि इसी शासक द्वारा धारण की गई। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करते हैं, तो परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, तो सूरवीर। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, सूरवीर। विक्रमादित्य की उपाधि तो कौन धारण किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे तो पूरे इतिहास में लगभग शायद 14 या फिर 15 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की मतलब विक्रमादित्य का मतलब बता दिए क्या होता है, तो सूरवीर होता है। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की, अभी बताएं कि 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलो, इसके समय
विग्रह शैली के सिक्के मिले। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था तो कौन सा सिक्का मिलता है हमको मिलता है विग्रह शैली का सिक्का। इसने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। देख रहे हैं भाई के साथ किस तरह न्याय किए थे। चलो, इनके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना हुआ था। भाई पत्थर का अगर यदि सिंहासन ही बनेगा तो समझ सकते हैं कि किस टाइप का न्याय होगा। चलो, इसके समय सर्वाधिक विस्तार जो है हिंदू धर्म का हुआ। चलो, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं तो नवरत्न। क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत के 9 विद्वान किसके दरबार में रहते थे। तो संस्कृत के 9 विद्वान आपके रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसको क्या कहा गया है तो नवरत्न की संज्ञा दी गई है। नवरत्न में सबसे प्रमुख कौन था तो आपका कालिदास था। ये संस्कृत लेखक थे। कालिदास कौन थे भाई तो संस्कृत लेखक थे। कालिदास संस्कृत लेखक थे। उसके बाद अमरदास, कालिदास अमरदास दुगो हो गया यहीं पे। कालिदास अमरदास दुगो दास दास में एगो कालिदास एगो अमरदास दो हो गया। अच्छा, अमरदास जो थे ये कवि थे। उसके बाद बारह मिहिर ये खगोलविद थे, यानी खगोलविद यानी भूगोल के अच्छा जानकार थे। उसके बाद है धन्वंतिर ये एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेदाचार्य थे। चलो, दरबार में थे। ये आपके प्रमुख कौन हो गए तो नवरत्न में शामिल होने वाले क्या हो गए तो विद्वान। चलो, चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया था। तो क्वेश्चन आएगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलो, इसने अपनी यात्रा का विवरण फोकोक्यू में कर दी है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि फोकोक्यू किसकी पुस्तक है तो फाहियान की पुस्तक है। फाहियान कौन था तो एक चीनी विद्वान था जिन्होंने भारत की यात्रा की, भारत के बारे में लिखा और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इनके दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक आपका बनता है कुमारगुप्त। अगला शासक कौन बन जाता है तो कुमारगुप्त बन जाता है। इन्होंने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में बनाया गया है ये किसके शासनकाल में बनाया गया है तो कुमारगुप्त के शासनकाल में बनाया गया था। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक बनता है आपका कुमारगुप्त बनता है। कुमारगुप्त के समय ही कुमारगुप्त जो था महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है तो नालंदा विश्वविद्यालय को। चलो, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अगर पूरे विश्व की अगर पहला विद्यालय की बात करें जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी तो आपका कौन सा था तो तक्षशिला था। तक्षशिला आपका कहाँ पड़ता है भाई तो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी स्थापना कौन किया था तो राजा तक्ष ने करवाया था। तक्षशिला की स्थापना, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुआ तो राजा तक्ष के समय हुआ। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। किस जिले में है तो रावलपिंडी जिला में है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला, पहला हॉस्टल सुविधा का मतलब होता है जिसमें हॉस्टल हो, जिसमें बच्चे जाएंगे वहाँ खाना भी मिलेगा, अच्छे रहने का व्यवस्था भी मिलेगा, उसको हॉस्टल व्यवस्था कहा गया। जबकि पहला विश्वविद्यालय यानी खाली विद्यालय होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, खाना ग्रहण नहीं करेंगे, सोने वाले बिस्तर नहीं ग्रहण करेंगे, उसको कहा गया क्या तो उसको कहा गया विश्वविद्यालय। जबकि हॉस्टल सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय आपका हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाता है भाई तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे क्या दिया जा रहा है तो हॉस्टल सुविधा दिया जा रहा है। अब जब टाइम आता है ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी का, किसका तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी का, यानी 1198 का जब टाइम पीरियड आता है तो इन्होंने क्या किया नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया तो ध्वस्त करवा दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि किसके समय या फिर कौन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया या फिर कब ध्वस्त कर दिया तो 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जिनका नाम था बख्तियार खिलजी
ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। चलो, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बन जाता है भाई? तो स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आपका शासक बनता है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, स्टेपनी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अगर यदि बोले डेंटिंग पेंटिंग तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको ठीठ भाषा में बोले तो ठीठ भाषा में क्या कहा जाता है भाई? रिपेयरिंग, रिपेयरिंग बोल सकते हैं। चलो, रिपेयरिंग का काम कौन करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया। किसका? तो सुदर्शन झील का। चलो, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बन जाता है भाई? कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बनता है स्कंदगुप्त। कौन बनता है? स्कंदगुप्त। कौन बनता है भाई? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त ने सुदर्शन झील, सॉरी, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, यानी रिकंस्ट्रक्शन यानी रिपेयरिंग का काम करवाया। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया। समुद्रगुप्त ने हुनों के आक्रमण को क्या किया था ना? असफल कर दिया था। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का जानकारी मिलता है, अभी बताए थे। भानुगुप्त का था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है? तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो विष्णुगुप्त था। इस वंश का अंतिम शासक, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर अभी बना देंगे कि गुप्त वंश के कितने शासक हुए, कौन कौन से हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी शुरू से लेके अंत तक। चलो, लास्ट शासक आपका हो जाता है विष्णुगुप्त। अभी तो बता ही दिए थे ना, पहले हो गया आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आया? तो चंद्रगुप्त प्रथम। उन दोनों को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। अभी लंबा ना करें वीडियो का, अभी बता देंगे उसमें। चलो, एक शॉर्ट वीडियो को माध्यम से इस वंश के विनाश का कारण हुनों का आक्रमण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंश जो डूबा, या फिर गुप्त वंश का जो अंत हुआ, तो हुनों के आक्रमण से ही हुआ है। हुन आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया। सामंतों का मतलब है छोटे छोटे, जैसे कि अगर मान के चलो हम कोई साम्राज्य चला रहे हैं और हम पर कोई आक्रमण कर रहा है, तो हम जान बचा के भागेंगे या फिर उससे लड़ेंगे? मेरे पास अगर यदि सेना कम रहेगी तो हम पक्का जान बचा के भागेंगे। ये युद्ध की नीति होती है, जान बचाने की भाई। सबको जान सबको प्यारी होती है, तो जान बचाना नेसेसरी है। तो हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे, और हम किसी राजा के पक्ष में आके या फिर राजा के साम्राज्य में रुक जाएंगे वहीं पे, और सामंत हम कहलाने लगेंगे। समझ में आ गया? तो छोटे छोटे सामंतों के रूप में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत जो था वो कौन था? आपका पुष्पभूति। यही फिर अपने पुष्पभूति साम्राज्य की स्थापना करेंगे। चलो, अब देखते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, यानी गुप्त काल में किस तरह के प्रशासनिक, यानी किस प्रकार के आईपीएस आईएएस अधिकारी रहते थे, सचिव रहते थे, इसको देखते हैं। गुप्त काल की भाषा क्या थी भाई? तो गुप्त काल की भाषा थी आपकी संस्कृत। गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। वर्तमान में जो हम लोग हिंदू धर्म को प्रेरित कर रहे हैं या फिर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, किसकी देन है? तो माना जाता है गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। उत्तर प्रदेश को उन लोगों ने वरीयता दिया था, जिसके कारण इसकी राजधानी कहाँ हुआ? तो आपका कौशाम्बी हुआ। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब होता है कि भूमि से जो कर आ रहा है या फिर भूमि से जो राजस्व के लिए, यानी राज्य के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा हो रहा है, उसको कहा गया भू राजस्व। यह जो था 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। 1/6 और 1/4 क्या होता है भाई? तो मान के चलो कि 4 डिसमिल है। डिसमिल में भी समझो 4 डिसमिल है जमीन। 4 डिसमिल में खेती हुआ, तो खेती होने के बाद 1 डिसमिल जो जमीन होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कर को लेंगे। उसी तरह 6 वाला में होगा, 6 डिसमिल का अगर यदि जमीन है तो उसमें 6 डिसमिल में पूरे में खेती हुआ, तो 1 डिसमिल उसमें भी हम लोग कर के रूप में लेंगे। तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? अर्थव्यवस्था का स्रोत भू राजस्व था। किस काल में? तो गुप्त काल में। यहां तक समझ में आया? भू राजस्व को हक्य यानी नगद या फिर मय यानी अनाज के रूप में दिया जा सकता था। अच्छा, अगर यदि मान के चलो कि 6
डिसमिल में तुम लोग खेती किया, उसमें फसल को बेचेगा, फिक्स है। अब इतना डिसमिल में खेती किया है तो घर के लिए तो किया नहीं होगा, बेचने के लिए किया होगा। चलो जब बेच दिया तो कुछ पैसा आएगा, तो उसको आप पैसा के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर जो अनाज हुआ है उसके रूप में भी दे सकते हैं। चलो, इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय के लिए भी सर्वोच्च होता था। यानी न्याय के लिए किस तरह सर्वोच्च होता था, यानी किसी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसका जो अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है ना, उस टाइम राजा फैसला करा करती थी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। शासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। शासन की सबसे छोटी इकाई अभी भी है गांव, जो ग्रामीण के अधीन रहती थी। अभी मुखिया के अधीन है। चलो रिलेट करके पढ़ो। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था। कुमार अमात्य, अच्छा कुमार अमात्य कौन था, तो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं ना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट में डीएम, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उस समय होता था आपका कुमार अमात्य। क्या कौन होता था, कुमार अमात्य, यानी वर्तमान में डीएम के पद पर था। फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छुआछूत क्या करना है इसमें, रही इस समय छुआछूत की भी प्रचलन थी। किस काल में, तो गुप्त काल में। चलो आगे देखते हैं। निम्न जाति के लोग को चंडाल कहा जाता था या फिर अंत्याग कहा जाता था। निम्न जाति के जो लोग थे इन लोगों को चंडाल कहा जाता था, यानी बोल सकते हैं एससी एसटी के जो थे उन लोगों को चंडाल कहा जाता था, और अत्यंग कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वे देवदासी भी हो सकती थी, ये अच्छी बात है। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। यानी जो बाल विवाह होता था ये किसकी देन है, तो कहाँ से हम लोग देखें, गुप्त काल में देखें। पर्दा प्रथा अभी भी भले भले पूरे भारत में नहीं है, लेकिन राजस्थान की कुछ महिलाएं अभी भी पर्दा प्रथा करती है। चलो सती प्रथा लगभग शायद समाप्त हो गया है। उसके बाद इसका भी प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी, अभी भी है, अभी भी है वेश्यावृत्ति। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी, यानी गुप्त काल में वेश्यावृत्ति थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या फिर कुटनी कहा जाता था। जो अधिक वेश्यावृत्ति करती थी या फिर वेश्यावृत्ति के लिए ही जानी जाती थी, उस टाइप की महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका या फिर कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था, यानी गुप्त काल में ही गणित का और ज्योतिष का विकास देखने को मिलता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या जो है 29 है। क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिए। महाराष्ट्र में इसकी संख्या कितनी है भाई, तो महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 29 है। 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं जो है गुप्त काल की है। 16, 17 और 19, 16, 17 और 19, 16, 17 और 19 किस काल की है, तो गुप्त काल की है। अजंता बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म के लिए भी फेमस है, जैन धर्म के लिए भी फेमस है, और आपका हिंदू धर्म के लिए भी फेमस है, यानी तीनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गुफा, तो अजंता की गुफा। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। चलो गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा को बनाया गया था, किंतु अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादियों ने क्या किया था, इसको बम से उड़ा दिया था। तो क्वेश्चन आएगा कि बामियान की मूर्ति कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। बामियान की मूर्ति में किसका चित्र बना हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का बना हुआ है। तो वही है, गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर क्या किया था, तो महात्मा बुद्ध की एक विश्व में सबसे अधिक या फिर सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसको क्या किया था, तो ध्वस्त कर दिया था। चलो सुदर्शन झील के बारे में हम देखें, तो सुदर्शन झील का निर्माण अगर की बात करें, निर्माण यानी सबसे पहले बनाया कौन था, तो सबसे पहले बनाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद का अंत करके मगध की धरती को संभाला था, या फिर मगध की राज को, या फिर मगध के साम्राज्य को संभाला था। तो कार्य निर्माण का कार्य कौन किया था सुदर्शन झील का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अच्छा मौर्य क्या खुद जाएंगे, नहीं, किसी एक राज्यपाल को भेजेंगे या फिर वहां के किसी
किसी को ऑर्डर देंगे बनवाने के लिए, तो इन्होंने राजपाल के रूप में भेजा था पुष्यमित्र वैश्य को। किसको भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भेजा था आपका पुष्यमित्र वैश्य को। उसी तरह अशोक ने क्या किया? तो जीर्णोद्वार यानी रिकंस्ट्रक्शन, या फिर इसको बोलते सकते हैं अभी बोले ना रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग खुद करेंगे क्या? नहीं, किसी को भेजेंगे। तो अशोक ने भेजा आपका तुसप को। उसी तरह रुद्रदामन ने भेजा सुविशाख को। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुदर्शन झील का रिकंस्ट्रक्शन रुद्रदामन के काल में हुआ। रुद्रदामन का राजपाल कौन था? तो राजपाल था आपका सुविशाख। चलो, उसी तरह स्कंदगुप्त के समय, अभी पढ़ा है, स्कंदगुप्त के समय भी जीर्णोद्वार हुआ सुदर्शन झील का। तो क्या खुद गए थे? नहीं, किसको भेजे थे? पर्णदत्त को। किसको भेजे थे? पर्णदत्त को। उसके बाद हम लोग पढ़े कि गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया हुनों के आक्रमण से। अब हम लोग देखते हैं हुन का आक्रमण कौन किया था, कब किया था। आगे आपका हुन का क्षेत्र जो था वो फारस यानी ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक था। ईरान से लेकर अफगानिस्तान था हुनों का क्षेत्र। इसकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। हुनों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो अफगानिस्तान के बामियान में हुआ करती थी। बामियान में किस लिए प्रसिद्ध है भाई? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के लिए। विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो पत्थरों को काटकर बनाई गई थी, कहां पर? तो बामियान में ही बनाई गई थी। चलो, तो अफगानिस्तान के बामियान में इसकी यानी हुनों की राजधानी हुआ करती थी। तारामन और मिहिरकुल तारामन और मिहिरकुल दो प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। मिहिरकुल बौद्ध विरोधी था। बौद्ध विरोधी कौन था? तो मिहिरकुल था। तो मिहिरकुल ने ही महात्मा बुद्ध की बामियान की मिट्टी को क्या बोलते हैं, तोड़ा होगा। तो मिहिरकुल बौद्ध विरोधी था तथा मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला था। चलो, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुनों का आक्रमण की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का है जूनागढ़ में अभिलेख, जिससे हम लोग को हुनों के बारे में पता चलता है कि हुन जो है आक्रमण किए थे। इसमें हुनों के लिए मलेक शब्द का प्रयोग किया गया है। हुन के लिए हुन शब्द का ना प्रयोग करके मलेक शब्द, भाई नाम है हुन। हुन का मतलब जैसे हम लोग हो गया कुमार। चलो, बताना नहीं था, बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह मलेक शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हुन भारत पर आक्रमण किया, जब हुनों ने जो है भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। किससे हम लोग को पता चलता है? तो जूनागढ़ में स्थित स्कंदगुप्त का जूनागढ़ में स्थित अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। यह एक बर्बर एवं खानाबदोश थे। हुन जो किस तरह, हुन किस टाइप के थे? आदि मानव बोल सकते हैं, खानाबदोश थे और बर्बर थे। यह मध्य एशिया का रहने वाला था। हुन जो है मध्य एशिया का रहने वाला था। हुनों की दो शाखाएं थी। हुनों की दो शाखाएं, पश्चिमी और दूसरी है पूर्वी। भारत पर जिस हुन ने आक्रमण किया था वह पूर्वी शाखा थी। चीनी साहित्य हुनों को हुन्नू कहा जाता था। माने चीनी साहित्य में हुनों के लिए क्या लिखा गया है? हुन्नून या फिर हुन्नू। चलो, यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था। चलो, हुन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।